अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहली अहम खबर तो ये है कि अगर कोई ये समझता है कि ईरान ये जंग अकेला लड़ रहा है तो ऐसा हरगिज नहीं है। और मैं चीन और रूस की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। एक और कंट्री की एंट्री हुई है जिसने एलानिया तौर पर अमेरिका के अगेंस्ट जंग का ऐलान करते हुए ईरान के साथ वो डटकर खड़ा हो गया है और अमेरिका को यहां पर डबल हिट बैक हुआ है। और जहां पर अमेरिका इस वक्त अपनाए हरम्स खुलवाने के लिए कोशिशें कर रहा है, जंग बंदी के लिए जो प्रपोजल्स पेश किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ एक ये शर्त रखी जा रही है, तो वहां पर एक और डेवलपमेंट साथ ये हो गई है कि एक और रास्ता जहां से दुनिया के तेल की तकरीबन 15% जो तरसील है वो होती है, वो रास्ता भी बंद होने जा रहा है। और यूं अपनाए हरम्स को मिलाकर कुल कोई 30% से जायद जो तरसील है पूरी दुनिया की वो मुतासिर होने जा रही है। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि क्या जो खलीजी ममालिक हैं वो वाकई अमेरिका को ये अलाउ करेंगे कि वो एटमी हथियार इस्तेमाल करे ईरान पर, जब से ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का ऐलान किया गया है। अगर अमेरिका ईरान पर एटमी हथियार इस्तेमाल करता है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। कतर जो है वो ऑलरेडी इस जंग से पीछे हटते हुए अमेरिकी जो फौजी हैं उनको भी उसने अपने मुल्क से निकालने का जो फैसला है, जो ऐलान है वो कर लिया है। और क्या जो यूएई है या खास तौर पर जो कुवैत वगैरह हैं जिनके हवाले से तो ये कंफर्म है कि अगर कोई ताबकारी होती है तो इन ममालिक में जो निज़ाम ज़िंदगी है या ज़िंदगी है उसका खात्मा हो जाएगा। क्या ये स्टेप उठाया जाएगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि रूस ने एक जामे प्लान मुरतब दे दिया है कि वो कैसे अब यूरोप को कंट्रोल करने जा रहा है। वाज़ेह रहे कि नेटो इतिहाद के होते हुए यूरोप और अमेरिका एक ही थे, लेकिन नेटो इतिहाद की मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं ट्रंप की जानिब से कि मैं इसे ख़त्म करने जा रहा हूं। बहरहाल इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए रूस ने एक ऐसी चाल चली है और इस चाल में यूरोप आ भी चुका है, यूरोप फंस भी चुका है। क्या अब यूरोप जो है वो रूस के जो मातहत है आप यूं कहें, या रूस के साथ जो अलायंस है उसके बगैर नहीं रह पाएगा। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बड़ी खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी, वो ये है कि ईरान इस जंग में अकेला है। अगर कोई ये समझता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं बिल्कुल भी रूस और चीन की बात नहीं कर रहा। इस हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आलमी मीडिया पर भी जो रिपोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं कि ईरान और ईरान की जो मदद है वो रूस और चीन की जानिब से की जा रही है। बहुत सारी उनको जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी की जा रही है। इसके अलावा शुमाली कोरिया के हवाले से भी ये मुसलसल कहा जाता रहा है कि वो भी ईरान की जो मदद है वो कर रहा है। लेकिन इन तीनों ममालिक में से कोई भी मुल्क जो है वो ईरान के साथ जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि तीसरा मुल्क एलानिया तौर पर खड़ा हो गया है, तो वो ये तीनों मुल्क नहीं है बल्कि वो यमन है। और यमन ने अब बाकायदा तौर पर अमेरिका के खिलाफ जो ऐलान जंग है वो कर दिया है और इस जंग में वो ईरान के साथ खड़ा हो गया है। अब नाज़रीन यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो सूरत हाल है वो बन गई है। एक तो अपनाए हरम्स ईरान की जानिब से बंद किया गया है और दूसरा बाबुल मंदब यानी कि जो रेड सी के ऊपर जो कंट्रोल है वो है यमन्स का। और अगर अपनाए हरम से तकरीबन कोई 20% के करीब दुनिया के ऑयल की जो तरसील है वो होती है, तो 12 से 15% जो रेड सी है या जो बाबुल मंदब है वहाँ से जो तरसील है वो होती है। सिर्फ ऑयल की नहीं बल्कि दीगर जो अशिया हैं उनकी भी जो तरसील है वो होती है। और अब खदशा ये है जी कि अगर कोई बड़ा एडवेंचर किया जाता है अमेरिका की जानिब से ईरान पर, तो ईरान तो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं होगा और ना ही अब नए हरम्स खुलेगा, बल्कि उल्टा होगा ये कि बाबुल मंदब जो है उसके रास्ते भी यमन की जानिब से बंद कर दिए जाएंगे। और ये डबल हिट बैक होगा अमेरिका के लिए कि जहां पर वो एक अपनाए हरम्स को खुलवाने के लिए इतनी अब मतलब है कि शदीद जो हमले हैं उसकी जानिब से किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यमन जो है अगर वहां से वो रास्ता बंद कर देता है तो फिर उस सूरत में अमेरिका क्या जो हिकमत अमली है वो अपनाएगा। और मैं आपको यहाँ पर ये बात भी क्लियर करता चलूँ कि अगर कोई ये समझ रहा है
कि यमन एक छोटा सा मुल्क है और एक कमज़ोर सा मुल्क है और वहाँ पर जंग की वजह से उनके जो हालात हैं वो खस्ता हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं कुछ यमन के हवाले से जो हकायक हैं वो भी आपको क्लियर करता चलूँ, ताकि एक जो मिसलीडिंग चीज़ें हैं या आप यूँ कहें कि एक प्रोपिगेटेड चीज़ें हैं यमन के हवाले से वो भी क्लियर हो जाएं। तो यमन तकरीबन 7 साल तक सऊदी अरेबिया जो है उससे जंग लड़ता रहा है और सऊदी अरेबिया को अमेरिका बैक करता रहा है। तो 7 साल तक अगर कोई मुल्क जंग लड़े तो अव्वल तो उसे कमज़ोर तस्वुर नहीं किया जा सकता, और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका और वक्त की जो सुपर पावर है वो अगर सऊदीया के साथ थी, उसके बावजूद सऊदीया को जो है वो अच्छा खासा डैमेज करने में इकोनॉमिकली भी और इंफ्रास्ट्रक्चरली भी यमन कामयाब हुआ। और इस जंग में यमन की जानिब से जो सीज फायर था वो नहीं किया गया, बल्कि इस जंग से खुद अमेरिका ने अपने आप को ऐसे निकाला कि फेक विक्ट्री को डिक्लेयर किया गया। जिस तरह से आजकल फेक ऑपरेशंस जो हैं वो मशहूर हो चुके हैं अमेरिका के, इसी तरह से फेक विक्ट्री को डिक्लेयर करते हुए इस जंग से जो है वो अमेरिका निकला था, जबकि जो यमन है उनकी जानिब से किसी किस्म की सीज फायर नहीं की गई थी। बहरहाल जी, जब इस जंग से का ये जो खात्मा है वो हुआ, फिर उसके बाद ईरान की तरह यमन ने भी दोबारा से जो पावर है वो गेन की और दोबारा से अपने आप को एक नई जंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। जिस तरह से आज ईरान सरप्राइजेस दे रहा है अमेरिका को, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अमेरिका की ये जो जंग है वो इतनी लंबी हो जाएगी और ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा। तो इसी किस्म की जो तैयारियां हैं वो यमन की जानिब से भी की गई हैं, अपनी फौजी और दीगर जो कुव्वत है वो बढ़ाई गई है। तो अब यमन की जो एंट्री है ये एक डबल हिट बैक है अमेरिका के लिए कि वो अब नए हरम्स खुलवाने जा रहा है। वहां से अगर बाबुल मंदीब जो है वो बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद ना उसके हाथ में अब नए हरम्स रहेगा ना बाबुल मंदीब रहेगा, और यूं दुनिया जो ऑलरेडी उनकी जो मायशतें हैं तबाही की तरफ जा रही हैं वो मजीद तबाही की तरफ धकेली जाएंगी, क्योंकि वहां से भी 12 से 15% जो तरसील है वो होती है। और यमन की जानिब से ये ऐलानात भी किए जा चुके हैं और वो बाकायदा तौर पर ईरान के साथ इस जंग में खड़े भी हो चुके हैं और अटैक्स भी यमन की जानिब से किए जा रहे हैं इसराइल पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एलानिया तौर पर ये शामिल हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बल्कि अमली तौर पर जो अटैक्स हैं, जो हमले हैं वो भी दाग दिए हैं। जहां तक बात है रूस और चीन की, इवन के शुमाली कोरिया की, तो ठीक है अगर चुपके से उनकी जानिब से मदद फराहम की जा रही है खुफिया अंदाज में ईरान की, तो ये एक अलहदा बात है। लेकिन एलानिया तौर पर और अमली तौर पर अगर कोई इस जंग में शामिल हो गया है तो एक और मुल्क हो चुका है और वो यमन है और वो ईरान के साथ खड़ा हो गया है। फिर इसी तरह से जी जहां तक बात है अमरीकी सदर की कुछ स्टेटमेंट्स की, जिनमें उन्होंने वाज़ेह ये धमकी दी है कि अगर मेरी डेडलाइन ख़त्म होने से पहले मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर उस सूरत में ईरान को हम ख़त्म कर देंगे। ईरान को एक दिन में, एक रात में, कभी कहते हैं जी कि 4 घंटे के अंदर हम ईरान को तबाह कर देंगे, मुकम्मल तौर पर तबाह कर लेंगे और पूरे उसके जो तेल हैं उस पर कब्जा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आज कोई 39 दिन हो गए हैं इस जंग को, लेकिन अभी तक आप ईरान को झुका नहीं पाए। तो आप ऐसा क्या करेंगे जो एक दिन में आप ईरान के तेल पर जो कब्जा है वो कर लेंगे? तो इन बयानात से साफ ये जाहिर है कि जो इरादा है या जो एक जो तासुर दिया जा रहा है वो यही है कि एटमी जो हथियार है वो इस्तेमाल किए जाएंगे और ख़ास तौर पर जो बुशहर शहर है ईरान का, वहाँ पर ये जो हथियार है वो इसलिए इस्तेमाल किए जाएंगे क्योंकि जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम है ईरान का, उस हवाले से ये एक अखज़ किया जा रहा है कि वो उसी जगह पर हैं और उनको मुकम्मल तौर पर फ्लैट करने के लिए अभी तक अमेरिका की जानिब से जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो नाकाम हुए हैं। तो एटमी हमला जो है उसी सूरत में ही ईरान के ये जो सारे मिसाइल सिस्टम्स हैं जो ज़ेरे ज़मीन जहाँ से वो अटैक कर रहा है इनको फ्लैट किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो तब ही अमेरिका ईरान की जंग में हावी हो सकता है। नहीं तो अभी तक आप देखें क्या क्या इस्तेमाल नहीं किया गया, क्या क्या ख़तरनाक जो बॉम्ब हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए अमेरिका की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो डट कर खड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा खदशा है और ये खदशा ये है कि अगर ऐसा किया जाता है तो जो ताबकारी होगी उसके जो असरात हैं वो खलीजी ममालिक में इतने ज़्यादा होंगे कि ईरान तो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं होगा, लेकिन जो खलीजी ममालिक हैं जिनमें कुवैत हो गया, बहरीन हो गया और यूएई हो गया, ये मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पर जो ज़िंदगी है इनका ऐसे खात्मा हो जाएगा कि ताबकारी के असरात ना सिर्फ पानी में होंगे बल्कि शहरों में भी ये जो असरात हैं वो होंगे और इसकी जो फ़िज़ा है उसमें भी असरात होंगे
और इनके असरात से बचने के लिए आपको शहरों को लाजमी छोड़ना पड़ेगा। और वैसे ही अगर आपके पानी के जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो अगर नहीं रहते, आपके पास पानी ही नहीं रहता जिसे आप फिल्टर करते हैं, तो फिर यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ दिन भी यूएई या दीगर जो खलीजी कंट्रीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से ईरान की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि अगर ऐसा कोई एडवेंचर किया जाता है तो इस सूरत में हमने खलीजी ममालिक को निशाना बना लिया है। फिर खलीजी ममालिक के जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, जो ऑयल की रिफाइनरीज हैं, जो दीगर उनकी फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह हैं या दीगर उनकी तनसीबात हैं, इनको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि आया जो खलीजी ममालिक हैं क्या अमेरिका को वो ऐसा एडवेंचर करने देंगे? एक मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि यूएई की जानिब से ये कहा गया अमेरिका क्योंकि वो अगर ऐसे हथियार इस्तेमाल करना चाहता है तो बिल्कुल वो अमेरिका के साथ होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस स्ट्रेटजी के तहत ये इस्तेमाल किया जाएगा कि इससे खलीजी ममालिक जो हैं वो असरअंदाज ना हो। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो उस सूरत में भी ईरान ने जवाब तो ज़रूर देना है। और ईरान की जानिब से अब तक जितने भी जवाबात दिए गए हैं, जिस तरह से भी रिटेलिएट किया गया ईरान की जानिब से, तो इसने सख्त जो नुकसान है वो खासतौर पर खलीजी ममालिक को पहुंचाया है। अब नाज़रीन जो सऊदीया है वो बज़ाहिर तो इस तमाम तर सूरत हाल में ईरान और सऊदीया अभी तक आमने सामने नहीं है, इसमें पाकिस्तान का एक मुस्बत रोल रहा है, लेकिन आज ये इतलात कुछ जो है वो आलमी मीडिया पर नशर हुई हैं कि सऊदीया में भी एक जो अटैक है वो ईरान की जानिब से किया गया है। तो क्या अब इस खदशे को भी हम अपने जहन में रख सकते हैं कि सऊदीया के ऊपर भी जो अटैक्स हैं और सऊदीया से भी जो अटैक्स हैं वो होंगे? बहरहाल जी ओवरऑल जो खलीजी खिता है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। हाँ, सऊदीया जो है खुद को इस बड़े हमले में या तबाही वाले हमले में सर्वाइवल जो है वो उसका हो सकता है, क्योंकि वैसे भी वो जो मुल्क है वो बहुत बड़ा है। तो ये जी दूसरी तरफ से जो है वो तफसीलात थी कि अगर अमेरिका की जानिब से ये अटैक किया जाता है और क्या वो ये अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता है। फिर आगे चलते हुए जी एक और ख़बर भी आपसे शेयर करता चलूँ जी, और मामला कुछ यूँ है कि रूस ने जो है वो यूरोप को काबू करने के लिए एक फार्मूला बना लिया है और इस फार्मूले में यूरोप मुकम्मल तौर पर फंस भी चुका है। अब हुआ यूं है जी कि नेटो इतिहाद मुसलसल ट्रंप कह रहे हैं जी कि मैं ख़त्म करने जा रहा हूं। ट्रंप के और यूरोप के जो आपस में मामलात हैं वो भी इस वक्त ख़राब हो चुके हैं, तो यूरोप अब दूसरी साइड पर देखना शुरू हो गया है। वो अमेरिका के साथ अब खड़ा नहीं हुआ, इवन कि इस जंग में भी यूरोप अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, अपने अल्टरनेट्स जो हैं वो ढूंढ रहा है, चीन के भी करीब हो रहा है। बहरहाल अब यहाँ पर एक बड़ा ट्रंप कार्ड खेला गया है जो रूसी प्रेसिडेंट हैं प्यूटन उनकी जानिब से, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि आइंदा से वो यूरोप के साथ ऑयल की जो भी तिजारत करेंगे वो सऊदी जो चीनी करेंसी युआन उनमें ये जो तिजारत है वो की जाएगी। अब एक भारी मिकदार में पूरा यूरोप जो है वो ऑयल खरीदता है रूस से भी, और फिर इसी तरह से ज़ाहिर सी बात है अब जो अबनाए हरम है उसकी बंदिश के बाद जो खलीजी ममालिक का ऑयल है वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर जो यूरोप है वो चाहता है कि वो रूस से ऑयल ले और गैस ले, तो युआन जो कि चाइनीज़ करेंसी है उसमें उसे परचेजिंग करनी पड़ेगी, और ये अमेरिका को माशी तौर पर एक और बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिंग है आलमी मार्केट में वो डॉलर्स में की जाती है, और अगर ये युआन में की जाती है तो ये माशी झटका होगा, और इससे ज़ाहिर सी बात है चाइनीज़ या जो रशियंस हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और यूरोप इस वक्त ट्रैप में इस तरह से भी फंस चुका है, या आप यूँ कहें कि जाल में इस तरह से भी फंस चुका है कि उनके पास अब कुछ दूसरी साइड पे ऑप्शंस भी नहीं है। अमेरिका के हवाले से अगर बात की जाए तो वो ऑलरेडी अमेरिका से दूर हो रहे हैं, और फिर एक और भी यहाँ पर सूरत हाल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं ऑयल के किसी के पास तो वेनेजुएला के हैं, और वेनेजुएला के कुओं के ऊपर इस वक्त अमेरिका का कब्जा है। तो अगर अमेरिका ऑयल बेचता है तो यूरोप जो है उन्हें अमेरिका से ऑयल महंगा जो ऑयल है वो परचेज फिर करना पड़ेगा। तो क्या यूरोप ऐसा करेगा? ऑलरेडी दुनिया जो है वो माशी तबाही के दहाने के ऊपर इस वक्त खड़ी हुई है, और इस सूरत हाल में क्या वो अमेरिका से महंगा तेल लेगा या अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए चाइनीज़ करेंसी युआन में जो तेल है वो रूस से खरीदेगा? तो ये एक मास्टर कार्ड जो है वो खेला गया है रूस की जानिब से, और इसका हवाले से बाकायदा तौर पर प्यूटन की जानिब से जो ऐलान है वो किया गया है। इसके साथ ही जी ईरान के हवाले से एक और भी एक जो है वो चार्ट सामने आया है, और इस चार्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये
बताया गया है, ये इंकशाफ किया गया है कि जंग के जो इनिशियल 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्तों में ईरान जो है जो भी उसकी जानिब से अटैक्स किए जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 3% जो अटैक्स थे वो कामयाब हो रहे थे या कामयाबी से हिट कर रहे थे। बाकी जो 97% अटैक्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाता था, जो इंटरसेप्टर सिस्टम इसराइल में या दीगर खलीजी कंट्रीज में मौजूद था। लेकिन अब ईरान की ये जो शरह है ये बढ़कर 27% हो गई है। यानी कि अभी इस जंग को तकरीबन कोई आप समझ लें कि छठा हफ्ता चल रहा है, और अगर 2 से 3 हफ्तों में 3% से ये अगर 27% हो गई है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये फिगर्स ये शो करते हैं कि ईरान वाकई इस जंग में एक कामयाब हिकमत अमली के तहत जो है वो जीत रहा है। और उनकी हिकमत अमली ये थी कि शुरू में अपने जो सस्ते मिसाइल्स हैं, इवन कि खाली मिसाइल्स उन्होंने सिर्फ छोड़े, और इसकी जो रीजंस थी वो ये थी कि जो इंटरसेप्टर सिस्टम है उसे डैमेज किया जाए और उसे एग्जॉस्ट किया जाए, जिसमें ईरान जो है वो बहुत कामयाब भी हुआ। और अब ईरान अपने असल जो मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी शरह 27% बढ़ने का मतलब ये है कि जो खलीजी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इसराइल है, इनका जो इंटरसेप्टर सिस्टम है ये बदतरीज जो है वो पीछे इसको धकेला जा रहा है, और इसमें मजीद मुसलसल जो कमी है वो होती जा रही है। और जिस तरह से एक ह्यूज 3 से अगर 27% एक ह्यूज जो है वो गैप है, अगर ये अचीव करने में ईरान कामयाब हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मजीद जंग चलती है तो ये 27% फिर 50 या 60% भी हो सकती है, जो कि बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है खित्ते में मौजूद जो खलीजी ममालिक हैं, या इसराइल है या अमेरिका है। तो ये एक और बड़ी फतह है ईरान की। आखिर में जी एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जी, और वो डेवलपमेंट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से है। और मामला ये है जी कि सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला केपी हैं, इनकी जानिब से एक एहतजाज का जो ऐलान है वो किया गया है। यहाँ पर कुछ हकीकत है जो मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करना चाहूँगा, और हकीकत ये है कि इस टाइम पर इमरान खान साहब के साथ अगर कोई खड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की बहनें हैं, या तो इमरान खान साहब की बहनें या तो इमरान खान साहब खुद जो हैं वो अपने नज़रिए के ऊपर और अपने असूल के ऊपर डटे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप है, इवन के जो अपोजिशन लीडर्स इमरान खान साहब ने नए तैनात किए थे जी, मुंतखब करवाए थे, जिनमें महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, इनसे मैं समझता हूँ कि अब कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। इवन के सुहेल आफरीदी जो हैं वो उम्मीदों का मरकज़ बने हुए थे कुछ टाइम तक। बहरहाल उनकी भी ये जो कॉल है वो बस ज़ुबानी हद तक ही कॉल है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर हमें रास्ते में रोका गया तो जिस जगह पर हमें रोका जाएगा हम वहीं पर ही जो अपना एहतजाज है वो कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अटक से पीछे रोक लिया जाता है या केपी से पंजाब एंट्री के मुकाम पर रोक लिया जाता है तो आप वहीं पर रुक जाएंगे और वहीं पर अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करके वापस घरों को चले जाएंगे। आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद का या वफाक का जो रुख है वो नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़ुबानी जो ऐलानात है वो किए जा रहे हैं, और इसमें कुछ अमली इस तरह से नहीं होने वाला कि जिससे मैं समझता हूं कि कोई ऐसी उम्मीदें बांधी जाएं कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इमरान खान साहब को रिहा करवाने में कामयाब हो जाएगी। एक सूरत हाल है इमरान खान साहब की रिहाई की, वो ये है कि जो पब्लिक है इन्हें आज खुद इमरान खान साहब के लिए निकलना होगा, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में निकलना होगा, पुरअमन एहतजाज करना होगा। ये जो रजीम है इस रजीम का खात्मा होगा तभी इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन है। अदरवाइज इस कंप्रोमाइज जाली और अर्दली जो ये लीडरशिप है पीटीआई की, बज़ाहिर इनसे कोई उम्मीद रखने की मेरे ख्याल से अब ज़रूरत नहीं है। बाकी जी जो आलमी हालात चल रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी होता है। और पाकिस्तान और जो इस रजीम की एक सपोर्ट है ना, अगर वो ख़त्म होती है, महंगाई मजीद ऐसे बढ़ती है तो उसके भी असरात ज़रूर होंगे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।